27 जनवरी रेमंड डेविस गिरफ्तार होता है। कहा गया कि सीआईए और आईएसआई के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हो गए, मगर उसके बाद 16 मार्च को उसे छोड़ दिया जाता है। फिर कहा गया, उम्मीद बंधी कि सीआईए और आईएसआई के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो जाएगी। मगर उसके एक ही रोज बाद हुआ ड्रोन हमला। इस ड्रोन हमले में 41 अफराद मारे गए और मरने वालों में बताया गया कि बच्चे और पुलिस एहलकार भी शामिल थे। पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत ने खुलकर इस पर एहतजाज किया और अमरीकी सफीर को बुलाकर कहा कि इस मामले पर माफी मांगी जाए। ताल्लुकात फिर से कशीदा, मामले को हल करने की एक और कोशिश। जाते हैं आईएसआई के चीफ अहमद शुजा पाशा अमेरिका और मुलाकात करते हैं सीआईए के चीफ लियोन पानीटा के साथ। ड्रोन हमले बंद करने और सीआईए के एहलकारों की सरगर्मियां महदूद करने के बारे में बात की जाती है, मगर उसके एक ही रोज बाद फिर से ड्रोन हमला और इस हमले में भी बेगुनाह अफराद मारे जाते हैं। दफ्तर खारजा एहतजाज करता है। ये ड्रोन हमले और उस पर एहतजाज, क्या अमेरिका की जानिब से ये कोई पैगाम है? क्या आईएसआई और सीआईए के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं और रहेंगे? और पाकिस्तानी हुकूमत और फौजी क़यादत की जानिब से इस तरह से खुल्लम खुल्ला एहतजाज, क्या ये किसी पॉलिसी की जानिब तब्दीली का इशारा है? दुनिया स्पेशल के साथ मैं हूं रहमान अजहर और आज इसी बारे में हम बात करेंगे। सीआईए की पाकिस्तान के अंदर सरगर्मियां और साथ ही साथ आईएसआई उस पर किस तरह से इजहार करेगी, ये बहुत ही अहम मामला है। इस मामले को लेकर दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियों के दरमियान बातचीत भी चल रही है और इसी मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी तनाव का शिकार रहे। आपको व्हाइट हाउस की रिपोर्ट याद होगी। कहा गया कि पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए हिकमत अमली मौजूद नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी कहा कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी जाए, हमारे पास हिकमत अमली है। अमेरिका की जानिब से बार बार ऐसे इशारे दिए जाते हैं, कहा जाता है कि उन इलाकों में भी ऑपरेशन किया जाए जिन इलाकों में पाकिस्तानी फौज नहीं जाती, और यह भी कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है। मगर पाकिस्तान भी ये कहता है कि अफगानिस्तान में भारत के किरदार को कम किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान को खुद पता है कि किन इलाकों में कार्रवाई करनी है और किन इलाकों में दहशतगर्द मौजूद है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक तरह से नहीं चलाई जा रही। अमरीकी इमदाद पर पाकिस्तान की मईशत का बहुत हद तक इंहिसार है। इन्हीं मामलात पर बात होगी। पाक अमरीका तनाजुर में और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तजर्बाकार हसन अस्करी इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हसन अस्करी साहब, ये जो हालिया तब्दीलियां हैं, एक जानिब आईएसआई और सीआईए के दरमियान तनाव और फिर पाक अमरीका ताल्लुकात, इस सारी सूरत हाल को, इन सारी डेवलपमेंट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में वक्तन फवक्तन टेंशन हो जाती है, क्योंकि दोनों के वॉर ऑन टेररिज्म के सिलसिले में तरीक़ाकार में फ़र्क है, तरजीहात में भी हमें बहुत सी जगह फ़र्क नज़र आता है। तो उसकी वजह से जब एक मुल्क अपनी मर्जी ज़्यादा करने की कोशिश करता है, ख़ुसूसन अमेरिका जब अपनी स्ट्रेटजीज़ को आगे बढ़ाता है, तो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता, जिससे ये टेंशन होती है। दूसरी इसकी बड़ी वजह यह है कि जो टेररिज्म का डिस्कोर्स पाकिस्तान के अंदर चलता है, जो टेररिज्म की बहस सरकारी और गैर सरकारी हलकों में होती है, वो उस बहस से बहुत ही मुख्तलिफ है जो टेररिज्म के सिलसिले में पाकिस्तान के बाहर होती है। क्योंकि पाकिस्तान के बाहर यह समझा जाता है कि पाकिस्तान के जो सरकारी अदारे हैं और खुसूसन कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो टेररिज्म के ग्रुप्स को, कुछ ग्रुप को सिलेक्टिवली टॉलरेट करते हैं, जबकि हम ये बात तस्लीम नहीं करते कि पाकिस्तान के स्टेट के अदारे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को टॉलरेट करते हैं। उसकी वजह से डायलॉग प्रोसेस जो है दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में चला जाता है। हसन साहब, मेरा यहाँ पे सवाल है, ये सारी पेशरफ्त आपने भी अभी बात की कि पहले भी उतार चढ़ाव होते रहे, मगर ये उतार चढ़ाव ऐसे वक्त में आ रहा है जब अमेरिका फौजों के इनखला के बारे में सोच रहा है और एक पोस्ट यूएस सिनेरियो के बारे में बात की जा रही है। असल में ये जो क्राइसिस डेवलप हुआ है, इसकी रूट्स आपको 2010 में मिलती हैं, क्योंकि 2010 में जो अमेरिका के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को स्पेशल वीजा आपकी गवर्नमेंट ने दिया और वो बहुत से लोग आए, जिस पे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज खासकर आईएसआई जो नाराज थी, क्योंकि ये बहुत से लोग जो थे काफी ऑटोनोमसली ऑपरेट करते थे। माजी में ये रहा है कि आईएसआई और सीआईए और एफबीआई के जॉइंट ऑपरेशन और दूसरी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ रहे हैं,
اور جب اگر ہم 80 کی دہائی میں چلے جائیں جب سوویٹ فورسز افغانستان میں تھی تو سی آئی اے ڈائریکٹلی پاکستان میں آپریٹ نہیں کرتی تھی، وہ آئی ایس آئی کے تھرو آپریٹ کرتی تھی۔ اب چونکہ ان کی اٹانومی بہت زیادہ دے دی گئی، اس کی وجہ سے یہ ٹینشن ڈیولپ ہوئی۔ پھر ریمنڈ ڈیوس کا جو قصہ کھڑا ہوا جس میں 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے، اس سے سارا کا سارا معاملہ سرفیس پہ آ گیا اور ٹینشن پاکستان کے اندر بھی بلڈ ہو گئی اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا حسن صاحب میرے ساتھ رہے گا، طلعت مسعود بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب حسن عسکری سے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، خاص کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لے کر، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس موقع پر کتنی اہم ہے؟ اور یہ جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے متاثر ہوئی ہے؟ جی ظاہر ہے، اگر فرض کیجئے یہ تعلقات اسی طریقے سے خراب ہوتے رہے تو بہت متاثر ہو جائے گی۔ اس کے مضر اثرات جو دونوں ممالک پر پڑیں گے، چونکہ ایک طرف تو وہ اتحادی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اتنے اختلافات ہوں تو پھر ظاہر ہے کوئی اہم ہو سکتی، کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی، انٹیلیجنس میں اعتماد نہیں آ سکتا، اور ہر لحاظ سے میرے خیال میں دونوں کے لیے مضر ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا حل نکلنا چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلمز کھڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایک نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اگر وہ دیکھیں وہ بات چیت تو چل رہی ہے نا، اب میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی، اس کے ایک ہی روز بعد ڈرون حملہ، اب جبکہ احمد شجاع پاشا وہاں پر تھے اور اخباروں میں یہ رپورٹس عام تھیں کہ پاکستان مطالبہ کر رہا ہے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں، اس کے ایک ہی روز بعد، اس ملاقات کے ایک ہی دن بعد پھر سے ڈرون حملہ ہو گیا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ڈرونز جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کا ایک پہلا بہت اہم جز ہے، یعنی اس کے بغیر تو میرے خیال میں وہ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ٹروپس تو مطلب بوٹس آن دا گراؤنڈ، یعنی مطلب یہ کہ فوجی افواج کو تو وہ کسی طریقے سے گراؤنڈ میں نہیں لانا چاہتے ہیں، تو ان کہ ٹارگٹ کریں اور انٹیلیجنس فوراً ملتی ہے اسی وقت ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو اس کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اس کی وجہ سے بڑا غم اور غصہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص تبدیلی وہ اپنے ڈرونز کے معاملے میں لائیں گے۔ تو آپ کا کہنا ہے وہ تبدیلی آنا ابھی بہت مشکل ہے۔ اچھا حسن عسکری صاحب میں آپ سے بھی یہاں پر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس میں بہت سارے گرے ایریاز ہیں، کنفیوژنز ہیں، اور شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان جس طرح سے تعلقات ہیں، ایک تناؤ کی وجہ وہ بھی ہے کہ کنفیوژن ہے، کسی کو نہیں پتا اور موقع کی مناسبت سے سب کچھ طے کیا جاتا ہے۔ یہ آبزرویشن آپ کیا سمجھتے ہیں، درست ہے؟ دیکھیے یہ سٹیٹمنٹ پارٹلی درست ہے، کیونکہ بہت سی جو وار آن ٹیررزم کی اتنی ڈائمینشنز ہوتی ہیں کہ بہت سی چیزیں جب سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے یا ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اس وقت آپ پوزیشن لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ملک جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ایک قدم لے کر آگے چلا جاتا ہے۔ جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے ان کی رفتار کم ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ملتا جس کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ امریکہ ڈرون حملوں کو ختم کر دے گا، کیونکہ جیسے ابھی طلعت مسعود صاحب نے کہا کہ امریکہ اپنے جو ہے نا فوجوں کو ٹرائبل ایریا میں نہیں لانا چاہتا، جس پہ پاکستان کو زیادہ اعتراض ہے، اور یہ آپ ایک لیسر ایول کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اس علاقوں میں کارروائی ہوتی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں ڈرون حملہ ہوتا ہے، وہ 90% علاقے وہ ہیں جن میں پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی فوج کی مؤثر عملداری نہیں ہے، اور ان علاقوں میں یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ مگر یہ احتجاج تو کیا جاتا ہے نا، ابھی جو فوجی قیادت ہے وہ بھی کھل کر بول رہے ہیں اور احتجاج کیا گیا، معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی اور امریکہ اپنی یہ پالیسی اسی طرح سے جاری رکھے گا؟ دیکھیے جو آپ نے فوج کی بات کی وہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ آرمی چیف کی آپ کو نظر آتی ہے حال ہی میں، اور لگتا یہ ہے کہ جس واقعے پہ انہوں نے احتجاج کیا ان پہ ہلاکتیں بھی 40 سے زیادہ ہوئیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ پرو گورنمنٹ عناصر تھے جو ٹارگٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ احتجاج ہوا۔ لیکن اگر آپ اس آرمی چیف کے احتجاج کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے، اگر آپ اس احتجاج کا تجزیہ کریں جو ڈرون حملوں پہ جو اعتراض ہوتے ہیں،
85% और 90% के करीब ये तनकीद आपको या तो पाकिस्तान की मजहबी जमातों से मिलती है, खुसूसन जमात इस्लामी से मिलती है, या सूबा पंजाब के अंदर आपको ये तनकीद नजर आती है जो कि रिलीजियसली कंजर्वेटिव इलाका समझा जाता है। उसके अलावा अगर आप सिंध को देखें, खासकर पख्तूनख्वा को अगर देखें जो बराह रास्त इससे असर लेता है, उसमें रिएक्शन मजहबी हलकों के अलावा बहुत ही महदूद हमें नजर आता है। जो पहले एहतजाज किया जाता था, आपने एहतजाज की नोयत के हवाले से तो बात की, मगर अब जो एहतजाज किया जाता है, सदर जरदारी ने इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने भी इसकी खुलकर मजम्मत की है, फौजी और सियासी हलके दोनों कर रहे हैं। कोई फर्क है? जी फर्क है, क्योंकि अब जो एहतजाज हुआ है, जो इससे पहले ड्रोन हमला हुआ था, उसमें आर्मी चीफ की तरफ से पहला एहतजाज आया और उसके बाद सिविल हुकूमत ने भी बड़ा पुरजोर एहतजाज किया, फॉरेन ऑफिस ने भी किया, अमेरिकन एम्बेसडर को भी तलब किया, और आज भी जो एहतजाज है वो सख्त है। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई इन ड्रोन हमलों को बंद करवाना चाहता है तो उसके लिए 2-3 चीजें करना जरूरी हैं। पहले तो ये है कि पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, वो मिल के यूनानिमसली ये फैसला करे कि वो 100% ड्रोन हमलों के खिलाफ हैं। यहां मैं लफ्ज 100% पे ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि इंप्रेशन जो एग्जिस्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे ये है कि हुकूमत इतनी ज्यादा खिलाफ नहीं है और जो ये बयानात हैं वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। इस परसेप्शन को दूर करना होगा। फिर ये है कि अगर वाकई हमारी क़यादत, सिविल और फौजी दोनों क़यादत ये इसको समझते हैं कि बिल्कुल और बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तब पाकिस्तान की हुकूमत जो है बड़े वाज़े अंदाज में अमेरिकन हुकूमत से कह सकती है कि ड्रोन हमले अगर बंद नहीं होंगे, रिलेशनशिप को डाउनग्रेड किया जाएगा। अच्छा, जब आप डाउनग्रेड करने की बात करते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट के लिए भी तैयार होना होगा। कॉस्ट उसकी क्या है? जो आपको मिलिट्री असिस्टेंस मिलती है, मिलिट्री कोऑपरेशन जो पाकिस्तान को हासिल है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो पाकिस्तान को हासिल है, वो भी डाउनग्रेड हो जाएगी। चलें हसन नसकी साहब, इस बारे में ये जो कॉस्ट की आपने बात की, इस नुक्ते पर मैं वापस आऊंगा। क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या फिर नहीं? और अगर पाकिस्तान को ड्रोन हमलों को रोकना है तो क्या कीमत हो सकती है जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी? दुनिया स्पेशल में इसी बारे में बात हो रही है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।